पश्चिम बंगाल के भोजरहाट इलाके में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। यह प्रोटेस्ट एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया है। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, ताजा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ताजा जो प्रदर्शन हुआ है वक्फ कानून का, ये तस्वीरें आपके सामने पश्चिम बंगाल के भोजरहाट से। ये देखिए आप किस तरह से वहां पर जो सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है, उनका सामना एसएफआई के कार्यकर्ताओं से हुआ है। एसएफआई के कार्यकर्ता जो कि वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल खुफिया विभाग के सूत्रों से बड़ी खबर है। राज्य खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एसडीपीआई के लोगों ने युवाओं को भड़काया। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीएसएफ सूत्रों से खबर है कि बांग्लादेशी संगठन जमात के सदस्यों ने अफवाह फैलाई और लोगों को भड़काया। इसके लिए मुर्शिदाबाद के स्लीपर सेल का इस्तेमाल तक किया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कई हिंदू परिवारों ने धुलियान से पलायन किया। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। देखिए ये अपडेट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। अब हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया गया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि मुर्शिदाबाद से भागकर पड़ोसी जिले मालदा में 400 हिंदुओं ने शरण ली है। बीजेपी ने हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। दरअसल हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से सैकड़ों लोगों का पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद से भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरणार्थियों ने शरण भी ली है। बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन पर कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बना दिया है। हम वादा करते हैं बीजेपी के क्षमता में आने के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद ऐसी घटना अगर जो घटाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की सरकार की होगी, बीजेपी की पुलिस की होगी। और आप देखिए मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में टीएमसी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि ममता सरकार शिक्षक भर्ती में हुए भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस पूरे मामले को तूल दे रही। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करके जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकल रहा। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसकी सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम का बेतुका बयान आ गया है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हिंदू, ये फिरहाद की तरफ से कहा गया है, बंगाल को असुरक्षित बता रहे हैं और बंगाल में ही पलायन कर रहे हैं। बंगाल में हालात पूरी तरह से ठीक है, ये उनकी ओर से कहा गया। मुर्शिदाबाद से 500 लोगों के पलायन का जो दावा किया जा रहा है उस पर जवाब दिया है फिरहाद हकीम ने। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है।
निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। TV9 के कैमरे पर पलायन करने वालों का दर्द दिखाई दिया। पीड़ितों ने कहा कि उन लोगों पर खूब अत्याचार हो रहा है, उनके घरों में आग लगाई गई, आने जाने पर बम फेंके जा रहे हैं। देखिए रवि दत्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। वक्फ संशोधनी बिल को लेके मुर्शिदाबाद की धुलियान में जो झमेले हुए हैं, उसके चलते गंगा को क्रॉस करके हिंदू जो लोग हैं वो पलायन करके मालदा में आ चुके हैं। यहाँ पे वो सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ का नज़ारा। 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब सब देखिए एक स्कूल में ये लोग आश्रय लिए हैं। इसका कारण ये है वहाँ के जो हिंदू परिवार है उनका ये कहना है कि वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। আমরা কে অত্যাচার খুব করছে, মারা ধরা, ঘরে আগুন ধরেছে, থাকতে পারছি না, চাল ডাল কিছু মুসলিমেরা চাল ডাল কিছু রাখে না, বাড়িতে অন্যায় করছে, মেয়ে ছেলেরাকে সবকে বম চালাইছে পরশু থেকে দুদিন। মুসলমানের ডিগ্রির কাউন্সিলর সব আছে ওদের সাইডে, মানে 5 মিনিট প্রথমে সকালে দেখে গেল, 5 মিনিট পরে আবার ওরা এসে অত্যাচার করলো, মানে 8টার আগে দেখে গেল আর 9টার দিক থেকে চালু হয়ে গেল আবার। থাকতে পারলাম না, যে খুব একবারে পাথর চালাচ্ছে, আদলা ইট চালাচ্ছে, বম চালাচ্ছে। আমার স্বামী ছিল না, এলাকারই লোক আছে। और वहीं TV9 से हिंसा पीड़ितों ने कहा कि हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया। इन पीड़ित परिवार वालों को जान बचाकर मुर्शिदाबाद से मालदा आना पड़ा है। आप देखिए रविशंकर दत्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। कहाँ से आए? हम धुलियान से आए हैं। अच्छा, पलायन करके आए? हाँ, पलायन करके आए, क्योंकि हम लोगों का जान घर में रहेंगे तो हम लोगों का जान ले लेंगे, इसलिए हम जान बचा कर भागा आए हैं। किस लिए भाग कर आए हैं, किस लिए हमको ऊपर टॉर्चर कर रहा है, हम लोग सोचा भी नहीं और हम जानता भी नहीं। अच्छा, तो जब टॉर्चर कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो लोग? मार देंगे? हाँ, मार देंगे, जान से मार देंगे हमको बोल रहे। लूटपाट कर लिया, जो पानी है पीने के टंकी का पानी जो है ना उसमें जहर मिला दिया हम लोगों का मारने के लिए। घर में जो हम छुप कर बैठे थे उसमें घर में अंदर बाहर से सिकली मार देता है, पेट्रोल जला देता है घर में। हम लोग छत से कूद कर कुछ लोग छत से कूदकर नीचे में आकर जान बचाकर भाग आया इस पार। और हम लोग बम जो है बम लेकर आकर हम लोगों का जान बचाकर उसका बम के आवाज़ से हम लोग भाग कर रहे, जान बचाकर भाग कर रहे। और मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान जिस स्टाइल बाजार की हिंसा की तस्वीरें वायरल हुई थी वहां अभी क्या हालात हैं, TV9 संवाददाता रवि दत्ता ने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। मुर्शिदाबाद में ये जो स्टाइल बाज़ार है उसको तोड़ा गया था। जो वायरल वीडियो सामने आया था उसका पुष्टिकरण यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं यही वो स्टाइल बाज़ार है जिसका वायरल वीडियो सामने आया था। और आप देखिए यहाँ पे क्या तांडव मचा है। पूरा रास्ता जो है यहाँ पे आगजनी की घटना घटी थी, गाड़ी यहाँ पे था उसको आग लगाया गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे डीओ है जो कि परफ्यूम यूज़ करते हैं उसका यहाँ पे टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये वो दुकान है जिसकी यहाँ पे ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे कैसे अपना घर से शीशा लाके बाहर फेंक रहे हैं। लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, उसके बाद मिठाई के जो सामग्री है, फ्रिज, एसी, सब कुछ लूटपाट हो गया से 6-7 लाख। सब आसपास जितना है मुस्लिम है सब लोग है। अच्छा, क्यों क्या कहना? क्या हम लोग का तो रहने नहीं देंगे, इसमें बिजनेस नहीं करने देंगे। वो लोग सोच लिए क्या हम लोग को उसको भगा देंगे। झारखंड के हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि अब शांति बहाल हो गई है। यह हैरान करने वाली तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग की है, जहां पर बरकट्टा के झुरझुरी गांव में यज्ञ नगर भ्रमण के दौरान उपद्रवियों ने पथराव कर दिया जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई और हिंसा भड़क गई। अब इस तस्वीर को देखिए, रात के अंधेरे में बस्ती जल रही है। चारों तरफ धुएं और दहकती आग के अलावा अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो लोगों का शोर। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ पुलिस की गाड़ियां भी सड़क पर दौड़ रही हैं, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हिंदुओं पर पत्थरबाजी और लाठीबाजी सब कर रहा है। हम लोग जान लगा के भागे हैं, हम लोग ऊपर पत्थरबाजी हुआ है
देखिए आगे पूरा हो रहा है, यहाँ बगल गांव में जग हो रहा है। बताया जाता है कि हिंसा की घटना तरबिचवा मस्जिद के पास की है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियां फूंक डाली, घर में जली पड़ी ये अलमारी भी उपद्रवियों के इरादे की गवाही दे रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। बेकार की बातें कुछ कर रहे हैं और तरह का रूमर उड़ा रहे हैं, तो उससे आपको सावधान रहें। और ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो नियंत्रित नहीं है, सब कुछ नियंत्रित है। और वक्फ कानून बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के पन्ना में बुलडोजर एक्शन हुआ है। आधी रात को एमपी पुलिस अवैध रूप से बने एक मदरसे को तोड़ने के लिए पहुंच गई और उसे जमींदोज कर दिया गया। एमपी में बुलडोजर फुल एक्शन में है। ये तस्वीर पन्ना के बीडी कॉलोनी की है, जहां पर एक मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और उसे रातों रात जमींदोज कर दिया। इस मदरसे को सरकारी जमीन पर बनाया गया था। मुस्लिम समाज के कुछ लोग इस मदरसे के खिलाफ थे। उनका आरोप था कि इस मदरसे में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और मदरसा संचालक समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर और बीजेपी सांसद वीडी शर्मा से की थी। वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है, अवैध गतिविधि कारण। और अब हम आपको मुर्शिदाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां हिंसा फैली थी। हिंसा के निशान सड़क से लेकर लोगों के मकान तक साफ साफ देखे जा सकते हैं। वो लोग अंदर घुस के जितना सामान चोरी कर पाए हैं चोरी किए हैं, जितना सामान हाँ अगर नहीं कर पाए तो उसको तोड़ के नष्ट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा नीचे। अच्छा, तो इनके घर है, थोड़ा इनके साथ इनके घर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या हालत बना हुआ है। जितने भी शीशे थे सब यहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया है और किस तरीके से यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ था वो देखिए। ये है यहाँ पे नमूना किस कदर पत्थर को। और आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे, हर पत्थर का शेप ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब ये है ये यहाँ से जुगाड़ करके लाए थे या तो यहाँ पे इन्होंने पत्थरबाजी करने के लिए इसका व्यवस्था किया था। उन्होंने पहले कैमरा तोड़ा, फिर यहाँ का जो जितना हाल है, यहाँ पे भगवान का मूर्ति है, वो कुछ रखा हुआ था, पता नहीं कब से है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे पेंट वेंट था, सब यहाँ पे मारा गया है। यहाँ पे भगवान गणेश जी का मूर्ति था, वो भी तोड़ दिया पूरा। मतलब जितना भगवान का है, भगवान को टारगेट किया गया था। आप एक बार देख लीजिए, लकड़ी का दरवाजा है, उसमें लोहे का किला लगा हुआ है, पूरा बंद था। दरवाजा को मार मार के तोड़ दिया। ताला तो नहीं टूटा, लेकिन उसका बाजू से जो उसका नक्शा है वो पूरा टूट गया। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि झारखंड में वक्फ संशोधन कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा। वक्फ कानून को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि वक्फ संशोधन कानून को झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। अंग्रेज जो नीति पे चल रहा था, भाजपा उसी नीति पे चल रहा है, तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर झारखंड सरकार से बात नहीं की, तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। वक्फ की जो जमीनें होती हैं, तो लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट होता है। हम स्टेक होल्डर, हर स्टेट गवर्नमेंट लैंड के मामले में स्टेक होल्डर। आप हमारे लिए कोई अमेंडमेंट लाते हैं और हमसे आप बात ही नहीं करते, तो मैं आपको क्यों मानूंगा। झारखंड की तरह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस कानून का समर्थन नहीं करती। ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में वक्फ को लेकर और तकरार बढ़ने की उम्मीद है। और आप देखिए, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि विवादों में आ गए हैं। मदुरै में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने को कह दिया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये है तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, जिन्होंने मदुरई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने को कह दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। Let us pay tribute to Kamba,
by paying tribute to the one who was a great devotee of Prabhu Sri Ram. I say and you say, Jai Sri Ram, 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 Jai Sri Ram. कांग्रेस और डीएमके ने राज्यपाल आरएन रवि पर निशाना साधा है और बीजेपी आरएसएस का मास्टर प्रचारक करार दिया है। The Honorable Governor holding constitution post, one of the highest post in this country, and he is speaking like an religious leader. आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने हिसार में टर्मिनल का भी शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं लगाते। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं हिसार में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को ऐसा बनाया कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ऐसी तैसी कर डाली। सुनिए। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। और इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई गणमान्य व्यक्तियों ने संसद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देखिए पूरी खबर। तस्वीरें संसद भवन परिसर की हैं। आज डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नीला पट्टा पहनकर डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का भी अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत और विचार आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूत और तेज करेंगे। सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उनके सिद्धांत भी आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती के साथ रफ्तार देने वाले हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संसद परिसर में डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। गुना हिंसा के विरोध में वीएचपी का प्रदर्शन हो रहा है। हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। पूरे हिंदू समाज की मांग है
कि 2000 इनके जिनने अपराध किया है, इनने पत्थरबाजी की है मस्जिद से, वहाँ हर बार करते हैं। पूर्व में भी एक बार और हिंदू के जुलूस पे पत्थरबाजी कर चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो और 2000 कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए आज ज्ञापन देंगे। मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी की है, 8-9 लोग गिरफ्तार भी हो गए और पत्थरबाजी यही लोग करते हैं। इनने पत्थरबाजी की है, लोगों को मारपीट की है हिंदुओं के जुलूस पर। हम भी ताजिया निकलते हैं, हम कभी पत्थरबाजी नहीं करते। हमारे मंदिरों के यहाँ से भी ताजिया निकलते हैं। और गुना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। विरोध प्रदर्शन में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। गुना पुलिस ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। गुना में भारी पुलिस बल तैनात। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोका तो काफी यहां पर नाराजगी नजर आई, नारेबाजी भी की गई। गुना में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। गुना पुलिस ने शहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है इन प्रोटेस्ट को देखते हुए। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद अब जांच के आदेश दिए गए। इन दिनों संभल कई खबरों को लेकर सुर्खियों में है। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब संभल की दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही दावा किया है कि यह दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये सरकारी जमीन पर है। साथ ही इस दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने की भी बात कही जा रही है। जनेटा गाँव के एक शख्स जावेद ने मुख्यमंत्री पोर्टल और डीएम के पास शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि शाहिद नामक व्यक्ति ने दादा मुआज़ेमिया शाह की मजार और जनेटा में कई दूसरे मजारों से जुड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब जांच में सामने आएगा कि दरगाह किसकी जमीन पर बनी है। प्रशासन का कहना है कि यदि जमीन सरकारी पाई गई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंदौसी के गांव जनेटा में अस्ताना आलिया कादरिया नौशाहिया दरगाह है। इस दरगाह के मुतवल्ली गांव के डॉक्टर सैयद शाहिद मियां है। बता दें कि हर साल 4 दिन के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूसरे शहर के दुकानदार रोजगार के लिए आते हैं। इस बार मेले से ठीक 5 दिन पहले विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली के गोकुलपुरी में हिमांशु वाल्मीकि की हत्या के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल ने हुंकार सभा का आयोजन किया, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी में हिमांशु वाल्मीकि की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस वक्त गोकुलपुरी में ही मौजूद है। यहाँ पर देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। आप देख सकते हैं कि पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल लोग दिखाई देंगे और इस बाबत यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ यहाँ पर आपको पुलिस और अर्धसैनिक बलों की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर दिखाई देगी। जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई है ताकि माहौल ना खराब होने पाए। 8 अप्रैल की ये घटना है जब हिमांशु वाल्मीकि को उसके घर के बाहर चाकुओं से गोदकर शाहरुख और साहिल ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव है। और अब विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना के विरोध में हुंकार सभा बुलाई है, जिसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच इस कार्यक्रम की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन पुलिस चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार यहाँ पर बनाए हुए है। अगर हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं तो सामने आपको सैकड़ों की संख्या में लोग दिखेंगे, जिन्होंने हाथ में ये पोस्टर बैनर्स लिए हुए हैं, जिसमें अपने अपने मैसेज उन्होंने लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक मुस्लिम युवती को पीटने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक और युवती को पीटने वाले आरोपियों की पुलिस ने सारी अकड़ निकाल दी। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें एक बुर्का पहने एक मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के साथ कुछ लोग बदसलूकी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना 12 अप्रैल की है, जिसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक युवती को आरोपियों के चंगुल से निकलवाकर थाने पहुंचाया। पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस थाने में सभी आरोपी लंगड़ाते हुए दिखाई दिए। दरअसल फरहाना नाम की एक महिला उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में सचिन नाम के एक युवक के साथ किश्त की वसूली का काम किया करती थी। आरोप है कि जब वो किस्त लेने के लिए पहुंची तो इन लोगों ने उसके साथ गाली गलौच और बदसलूकी करते हुए मार पिटाई की। स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की।
और देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चलती कार पर बम से हमला हुआ। इस हमले में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। बाइक सवार बदमाश बीच सड़क पर कार पर बम फेंक कर फरार हो गए। बम फेंके जाने के बाद कार में सवार लोग उतर कर भागे। ये देखिए आप, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक बार फिर से आप देखिए कैसे बाइक सवार कुछ हमलावर आते हैं और इस कार पर बम से हमला किया जाता है। चाक घाट के रहने वाले वादी ने सूचना दी कि जब वह चाक घाट से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे तो बाइक सवार युवकों द्वारा नारीवाड़ी क्षेत्र में उनकी गाड़ी पर बम के द्वारा हमला किया गया, जिसमें थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर ली गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों की पहचान करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है। PNB घोटाला केस में भारत की अपील पर मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए लेटेस्ट अपडेट इस केस में क्या है। लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर शिकंजा कस गया है। मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया। उसे CBI की अपील पर अरेस्ट किया गया। फिलहाल चोकसी सलाखों के पीछे है। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हैं। भारत ने बेल्जियम के साथ चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 ही विकल्प हैं, एक तो हमें कस्टडी से उनको रिलीज़ कराना है और दूसरा एक्स्ट्रेडिशन इंडिया की रिक्वेस्ट को अपोज करना है, और जो थोड़ा सा आसान भी है क्योंकि ये मिस्टर भंडारी की रिक्वेस्ट डिक्लाइन की गई थी। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। ये वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे। ऐसा माना जा रहा है कि चोकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप बाजवा से आज फिर होगी पूछताछ। उनके खिलाफ मोहाली के साइबर थाने में कल FIR दर्ज हुई थी। देखिए लेटेस्ट अपडेट। पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई है। उनके बम वाले बयान को संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बताया गया है। भ्रामक सूचना देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत बाजवा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ये बहुत सेंसिटिव एक तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है कि इन्हें जो ग्रेनेड्स ने आए हुए ने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਸਰਦਾਰ प्रताप सिंह बाजवा जी ਵੱਲੋਂ डिस्क्लोज नहीं किया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि प्रताप बाजवा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि 50 हैंड ग्रेनेड पंजाब में आ चुके हैं और इनमें से 32 ब्लास्ट अभी होने बाकी हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। इस पर भगवंत मान ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ है। एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। मांझी ने गठबंधन में 35 से 40 सीटों की मांग रख दी है, जिससे बाकी सहयोगी दलों के लिए समीकरण साधना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की। जीतनराम मांझी ने यह भी कहा कि पार्टी की हालिया बैठक में कई नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है। अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने एक बयान से बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी हलचल है और सीएम नायब सिंह सैनी के दावे ने बिहार में एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बयान के बाद हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी में ऐसा कौन है जो सीएम बनना नहीं चाहता। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। जहां जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं बीजेपी के इस रुख ने दूसरे सहयोगियों की भी परेशानी बढ़ा दी है। एक्टर सलमान खान को फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज भेजकर सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है, जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया है। इस बार धमकी मुंबई के वर्ली में यातायात विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर मिली है। धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति ने सलमान खान को उनके घर में घुसकर जान से मारने और उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को धमकियां आ चुकी हैं। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी की गई थी। आज मिली धमकी के बाद जांच कर रही टीम की नजरें एक बार फिर से बिश्नोई और उनके गैंग पर हैं। सलमान खान को इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। इसके बाद सलमान की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। सुपरस्टार को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। वहीं घर को भी बुलेट प्रूफ बनवाया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से मिली सुरक्षा के अलावा उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है। वहीं सलमान को धमकी मामले में डीसीपी जोन 3 दत्तात्रेय कांबले ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, देखिए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंबई पुलिस के जोन 3 के डीसीपी दत्तात्रेय कांबले जी इस वक्त मौजूद है। सर, ये जो धमकी आई है किस तरह की धमकी आई है और किस पर आई है? अपना मुंबई पुलिस का जो ट्रैफिक का व्हाट्सएप नंबर है उस पर सलमान खान के जान से मारने की धमकी आई थी। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में ऑपरेशन रजिस्टर किया है और आगे की तहकीकात पुलिस वाले कर रहे हैं। तो इसके पहले भी मैसेज आई है, क्या उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी? क्या आप लगता है इस जो मैसेज आया है? पहले भी जो मैसेज आए थे उनके हिसाब से गुनाह वगैरह दाखिल किए थे। कुछ में हमने लोगों को अरेस्ट भी किया था और इसके मैटर में भी गुनाह दाखिल किया। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, कब आया था मैसेज और क्या देखा जाता है मुंबई ऐसे कैसे में जो देखते हैं हाउस कॉल ही माना जाता है और जिस तरह सलमान खान को लेकर तो उस तरह से मुंबई पुलिस किस तरह से अलर्ट है? अभी कल मैसेज आया था सुबह, तो ये उसके हिसाब से आगे की तहकीकात हम कर रहे हैं। किसने किया था, क्या किया था, वो मालूमात लेने की जानकारी चालू है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के मुताबिक जिस तरह से सलमान खान को जो धमकी आई है उसमें अभी तहकीकात की जा रही है और छानबीन की जा रही है कि आरोपी आखिर कहाँ से मैसेज किया था, उसका आखिर क्या मकसद था। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है और इसके बाद उनके घर की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। TV9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट आप देखिए। फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी आई है। इस बार ये धमकी भरा जो व्हाट्सएप मैसेज है वो मुंबई पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप मैसेजिंग पर आया है और इस मैसेज के बाद सलमान खान के बैंड्रा वेस्ट के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हम देख सकते हैं पुलिस बंदोबस्त बहुत ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, ACP, DCP सब यहाँ पर लगातार विजिट कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि सलमान खान को ये जो धमकी मिली है ये 13 अप्रैल को सुबह 6 से 7 बजे के बीच जो व्हाट्सएप का मैसेज आया था ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के पास, उस मैसेज में ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप पर आया था ये मैसेज और वर्ली पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है क्योंकि ट्रैफिक का जो मेन कंट्रोल रूम है वो वर्ली में है। कोई भी अगर गाड़ी अंदर जा रही है तो उससे स्पेसिफिकली जो प्राइवेट गार्ड्स हैं सलमान खान के बिल्डिंग के वो चेक कर रहे हैं। अंदर भी हम देख सकते हैं सलमान खान की जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके अंदर भी पुलिस सुरक्षा और प्राइवेट गार्ड की सुरक्षा लगी हुई है। और मध्य प्रदेश में मुरैना जिले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली हैं। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
अफरा तफरी का माहौल, मौके पर चीख पुकार और लाठियां बरसाते युवक और महिलाएं। सारा विवाद पानी भरने को लेकर हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान लोगों ने लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया। घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल गाँव के सरकारी हैंडपंप से रामबरन प्रजापति और अवधेश प्रजापति के परिवार सहित दूसरे लोग पानी भरते थे। दोनों पक्ष मिलकर निजी मोटर से पानी भरते थे, लेकिन मोटर खराब हो जाने के बाद चंदा इकट्ठा कर नई मोटर लगाने की बात हुई। आरोप है कि रामबरन प्रजापति के परिवार ने चंदा नहीं दिया, जिससे विवाद शुरू हुआ। जब रामबरन की पत्नी मुन्नी भाई पानी भरने पहुंची तो अवधेश के परिजनों ने उन्हें रोक दिया। इस पर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। करीब 20 मिनट तक लाठियां चलती रह गई। मारपीट कर गई हमारे गेहूं को करवे गए, हमारा डोकरा मारपीट कर गई। सामान मोटर वगैरह सरकार सामान डाला प्राइवेट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अंबेडकर जयंती से पहले देर रात कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद का एक मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे चारों ओर नाम पट्टिका लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। कांग्रेस विधायक और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा, प्रधान कृष्ण पोसवाल सहित दूसरे नेता अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। मामला सवाई माधोपुर के बौली का है। अंबेडकर सर्किल पर यहाँ नाम पट्टिका लगाने के बात को लेकर विवाद था। एक पक्ष लगाना चाह रहा था, दूसरा पक्ष उसको नहीं लगाने देना चाह रहा था। अच्छा, इस बात को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और पुलिस बल रात भर से तैनात है। बता दें कि 2 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। कल नाम पट्टिका प्रतिमा के ठीक नीचे चारों ओर लगाई जानी थी। विधायक इंदिरा मीणा का पक्ष पट्टिका लगाने मौके पर पहुंचा तो बीजेपी नेताओं ने नाम पट्टिका लगाने पर आपत्ति जाहिर की। देखते ही देखते माहौल संवेदनशील हो गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से हालात पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के कोलघाट थर्मल पावर में 2 पुरानी चिमनियों को ध्वस्त किया गया। अब इन चिमनियों के ढहने का वीडियो सामने आया है। 9, 8, 7, 6, 5 गिनती खत्म होती है और फिर एक धमाके के साथ कोलाघाट पावर प्लांट की एक खड़ी 2 चिमनियां ध्वस्त हो गई। दोनों चिमनियां भर-भरा कर गिरी। इस बीच धुएं का गुबार उठा और चिमनियां एक झटके में धराशायी हो गई। ये ब्लास्ट 12 सेकंड के भीतर किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से विस्फोट के बाद चिमनियां जमीन पर गिर गईं और आसपास का इलाका धूल और धुएं से भर गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक विस्फोट नियंत्रित तरीके से किया गया और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही हुआ। दोनों चिमनियों को बड़ी ही सावधानी के साथ जमींदोज किया गया। कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट पश्चिम बंगाल का एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ये कोलकाता से 5 किलोमीटर दूर पूर्वी मिदनापुर के कोलाघाट में पड़ता है। इस पावर प्लांट की शुरुआत में सिर्फ एक ही इकाई थी, जिससे सिर्फ 20 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। जिन 2 चिमनियों को गिराया गया है वो शुरुआती चरणों की चिमनियां थीं, जिनकी अवधि पूरी हो गई थी और इन चिमनियों से खतरा बना हुआ था। अब इन चिमनियों को गिराया गया है। दोनों चिमनियों को ढहाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देहरादून में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लड़कियों ने एक शख्स की सरेआम पिटाई कर दी। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर हंगामा, एक लड़के की धुनाई करती 2 लड़कियां, लात घूंसों और बेल्ट से हमला। तस्वीरें देहरादून के सहस्त्रधारा की हैं। ये वीडियो हैरान करने वाला है। 2 लड़कियां इस शख्स को गुस्से में पीट रही हैं, बेल्ट चला रही हैं। वहीं दूसरी लड़की ने इस शख्स पर एक के बाद एक कई लात घूंसे चलाए। देहरादून के सहस्त्रधारा का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद शख्स ने पहले लड़कियों पर हाथ उठाया और इसके बाद दोनों लड़कियां उस पर टूट पड़ी। इस दौरान दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई। इसके बाद एक शख्स स्कूटी लेकर आता है और फिर पिट रहा युवक भाग निकलता है। गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इस वीडियो से भी सबूत जुटाए गए हैं। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर एक्शन भी लिया और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि सहस्त्रधारा के पिकनिक स्पॉट पर कुछ लड़के लड़कियां पहुंचे थे। आपस में अनजान युवतियों की बहस इस शख्स से हुई। इस बीच इस शख्स ने लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके बाद लड़कियां भी पीछे नहीं हटी और दोनों लड़कियों ने मिलकर इस शख्स को सबक सिखा दिया।
गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जॉइंट ऑपरेशन में 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। बड़ी खेप बरामद की गई है। पाकिस्तान की फिशिंग बोट से भेजी जा रही थी ये ड्रग्स की खेप। बोट पर सवार तस्कर ड्रग्स समुद्र में फेंक कर भागे।